हे व्हाट्स अप गाइस। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ जावा। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई मीन इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ वीडियो होने वाला है। इसके बाद बहुत सारे और वीडियोस ऑलरेडी हमने डाले और आगे भी आते रहेंगे। तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। जावा क्या है, उसका प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से जावा को यूज़ किया जाता है और किसने इसको बनाया और कैसे बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे गाइस। जस्ट ए बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग नहीं होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर देना। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो कि आप पहले कभी सुने नहीं होंगे, तो बिल्कुल वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो ये पूरा बेसिक होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई कोडिंग करके नहीं दिखाऊंगा इस पार्ट में। अगला पार्ट जो होगा उसमें मैं कोडिंग पूरी आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट प्रोग्राम एक बिगनर, एब्सोल्यूट बिगनर, मतलब आप नॉन आईटी ब्रांच से हो और आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आप कोडिंग को आसानी से सीख सकते हैं। जैसा कि जावा जावा सी प्रोग्राम के मतलब सी प्रोग्रामिंग का ही एक छोटा बच्चा हम कह सकते हैं, जो कि बहुत ही रिजेंबल करता है सी प्रोग्राम से, ठीक है। तो पाइथन डिफरेंट है, जावा डिफरेंट है। यहाँ पे जावा अगर आपको आ गया तो पाइथन बहुत ही इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पूरी प्लेलिस्ट को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ गाइज, और आपको एक एक वीडियो को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो पूरा बिगनर से मतलब व्हाट इज जावा से लेकर यहाँ पे फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाएंगे, फाइल हैंडलिंग कैसे होगी, या फिर स्प्रिंग्स का मतलब क्या है, हाइबरनेट का मतलब क्या है, तो जो डेवलपमेंट किट है उनके बारे में भी मैं एट द एंड डिस्कस करूंगा। तो एक पेड कोर्स जो कैसे डिजाइन किया जाता है, तो बिल्कुल ये पेड कोर्स की तरह ही है गाइज, ठीक है। तो इसका कंटेंट प्रीमियम कंटेंट से 100% अच्छा ही आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है और मुझे आपकी जो थोड़ी थोड़ी बहुत हो सके तो मदद करनी है, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया मेरा इंट्रो, बहुत ही लंबा हो गया गाइस। चलो अभी स्टार्ट करते हैं जावा को, ठीक है। तो पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की, जैसे कि सभी को पता है, पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज जावा से, ठीक है। तो ये जावा क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए, जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज स्पेशली डिजाइन टू हैव मिनिमल इम्प्लीमेंटेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो जावा का मेन यहाँ पे रीजन है पूरा इतना फेमस होने का गाइस, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, ये हम आगे आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जो है घट जाती है। मतलब आपको बहुत लंबा कोड नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और उससे एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। और जो भी हम मतलब एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल ले लो, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फिर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका मतलब आपने फेसबुक के आइकॉन पे क्लिक कर दिया और ये 2-3 या फिर 6 मिनट के बाद खुलेगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो वहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि ऐसे मैं टच करूंगा तो ये ओपन हो जाना चाहिए। तो इसको हम मतलब एक ही फैक्टर से नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हम ऐड करेंगे। लेकिन उन फैक्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक फैक्टर है, जो कि अपने एप्लीकेशन को, वेबसाइट को, या फिर कोई भी कोड एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करता है और नंबर ऑफ लाइंस को कम कर देता है। डेवलपर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है गाइज। यहाँ पे एक ही सेम कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो ये एक वहाँ पे पिलर हो गया। लेकिन ऐसे 5 चीजें आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के लिए हम फिलहाल सिर्फ इतना समझ लेंगे कि एक जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे बात आ गई हाई लेवल की। तो हाई लेवल और लो लेवल दो होती है। तो हाई लेवल का मतलब यहाँ पे होता है गाइज, जो कि इंसानों को समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी एग्जीक्यूशन होता है कंप्यूटर्स में, वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। मतलब जो भी हम लिखते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी। लेकिन अगर क्या आप मैं इस तरह से कुछ बाइनरी लिखूंगा, 0 1 1 0 1, ऐसा पूरा कोड में लिखूंगा, तो ये हमको कोई सेंस नहीं करेगा गाइज। एज ए ह्यूमन बींग्स हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो जो भी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमें अंडरस्टैंड होती है, और उसी को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
जो भी हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं उसको बाद में बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, और बाइट कोड में ही क्यों कन्वर्ट किया जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। एट द एंड वो सीपीयू के प्रोसेसर से प्रोसेस हो जाएगा और आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई, हाई लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर है गाइस। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि सेक्शन नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए अभी मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी जावा के डेफिनेशन की। अब गाइज इसको किसने बनाया है और उसको तो यार क्रेडिट मिलना ही चाहिए। तो इन सज्जन का नाम है जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, तो इन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया, तो ये कोई कंपनी में काम करते थे, सन नेटवर्किंग ऐसा कुछ था, लेकिन वहाँ पे काम करते थे और वहीं पे इन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन भी उनके लिए लिखी है जो कि हमारे मीम्स में बहुत यूज होती है, द आर्टिस्ट एंड द आर्ट। तो यहाँ पे जावा एक आर्ट है और उसके आर्टिस्ट जेम्स गॉसलिंग है। तो यहाँ पे मतलब आपको अगर कोई पूछेगा कि जावा किसने बनाया तो आपको बताना पड़ेगा जेम्स गॉसलिंग, जो कि एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, जिन्होंने जावा बनाया। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो कि जावा के बारे में बहुत ही मतलब सबको पता होना चाहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। तो ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो इट्स राइट वन टाइम, ओके सो इट्स राइट वंस रन एनीवेयर, WORE टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो राइट वंस और रन एनीवेयर, ये जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही मीनिंग देता है यहाँ पे। मतलब आपको सिर्फ एक बार कोड लिखना है, ठीक है, तो उसको फिर आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहीं पे भी चला सकते हैं। तो बेसिकली इसी का मतलब होता है गाइस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है आपके पास 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम से समझ लो। ठीक है, आप विंडोज, ज्यादातर हम भारत में इन विंडोज यूज करते हैं जो कि बजट में आ जाता है गाइस हमें। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे विंडोज पे। और जब मैं नेक्स्ट आप सोच लो कि मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ या फिर मैक ओएस यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर मैं सेम कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया ना। आप विंडोज यूज कर रहे थे, बाद में आप कहीं पे चले गए, आप मैक ओएस पे चले गए और वहां पे आपका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो जब प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है तब आपको क्या करना होगा, मतलब दोबारा कोड लिखना पड़ता है अगर आप दूसरा लैंग्वेज यूज करेंगे तो, लाइक सी और समथिंग। लेकिन जावा के मतलब जावा के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको एक कोड अगर आपने लिख लिया, मतलब विंडोज में जो लिखा होगा कोड वही सेम कोड मैक ओएस में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा या फिर कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। सिर्फ वहां पे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अगर JRE यहाँ पे मौजूद है तो JRE जावा कोड को समझ लेगा, उसको डिकोड कर लेगा और आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा रीजन था गाइस जिससे जावा इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है, तो ये मतलब सभी लैंग्वेज को पीछे डालकर इतना पॉपुलर होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम चलते हैं, विच मीन्स कंपाइल्ड बाइट कोड ऑफ जावा कैन रन ऑन एनी मशीन इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट हमने इसी की बात कर ली है। जावा इज फास्ट, रिलायबल एंड सिक्योर। तो जावा फास्ट है, रिलायबल है और सिक्योर है। सिक्योर इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम ऊप्स कॉन्सेप्ट में एनकैप्सुलेशन टाइप ऑफ थिंग्स को यूज करते हैं जिसकी मदद से सिक्योरिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इट इज ऑलमोस्ट यूज्ड एवरीवेयर स्पेशली फॉर कनेक्टिंग क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। तो ये जो क्लाइंट सर्वर का कनेक्शन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट की मदद से किया जाता है, जावास्क्रिप्ट और जावा थोड़ा बहुत मेल जोल खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मेन उसका जावा ही है, उसके बाद मॉडिफिकेशन थे वो जावास्क्रिप्ट बनाए जो कि वेब डिजाइनिंग में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। मतलब एक वेबसाइट में अगर हम जान डालना चाहते हैं, उसको एक जिंदा रूप देना चाहते हैं, तो हमें जावास्क्रिप्ट उसमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके भी बारे में हम जरूर एक कोर्स बनाएंगे इन अपकमिंग डेज, या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ऑलमोस्ट कोर्स अपलोड हो भी चुका होगा, आप देख सकते हैं। जस्ट प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर
आगे पीछे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो आपको ज़रूर लिंक्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जावा और कहाँ पे यूज़ होता है गाइज, वेब एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ऐप्स में यूज़ होता है, और फिर सर्वर्स में बहुत सारी जगह पे जावा को यूज़ किया जाता है। मतलब ये इसको तो कहते हैं कि 3 बिलियन डिवाइस सॉफ्टवेयर, मतलब जो भी 3 बिलियन डिवाइसेस एग्जिस्ट करती है उसमें जावा चलता है। मतलब इंडस्ट्री में बहुत ही लीडर है गाइज, ठीक है। तो उसके बाद ये तो फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्लो ऑफ जावा कोड क्रिएशन। तो यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसको ध्यान से देखिए और आराम से आप समझ लीजिए गाइस, ठीक है। तो इसको मैं इतना रखना चाहूँगा और इतना एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे से। तो मैंने बहुत ही शिद्दत से इन नोट्स को बनाया है गाइस, ठीक है। तो इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब तक आपको समझ में आएगा तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फ्लो ऑफ जावा कोड मतलब, अब देखिए फ्लो क्या होता है कि कैसे जावा कोड को क्रिएट किया जाता है। मतलब एक तो हो गया, पहला हम टाइपिंग करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये फ्लो होता है गाइस। बेसिकली जावा कोड क्रिएशन में 3 बड़े स्टेप आते हैं और 4 छोटे स्टेप आते हैं। मतलब एक होता है सोर्स कोड क्रिएशन, ये पहला स्टेप किया जाता है गाइस। उसके बाद कोड अगर ने लिख लिया, उसके बाद कंपाइलेशन की जाती है और उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। और इन तीनों के बीच में और एक पार्ट आता है गाइस, जिसको कि हम कहते हैं बाइट कोड क्रिएशन। और यही जो चीज़ है मतलब जावा को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अलग करती है, उनसे डिफरेंशिएट करती है, उनके ऊपर एक सुपर मतलब अपर साइड इसको प्रोवाइड करती है। तो इस बाइट कोड के बारे में बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे गाइस थोड़ी ही देर में, ठीक है। तो मैं एक एक स्टेप को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो पहले देखिए सोर्स कोड क्रिएशन क्या होता है। तो राइट योर कोड हियर, मतलब ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही आप अपना जावा का एक टर्मिनल खोलते हैं, या फिर आपका सी का हो गया या फिर पाइथन का हो गया, आप क्या करते हैं, पहले उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। हैश इंक्लूड stdio से स्टार्ट करेंगे। अगर सी में लिख रहे हैं तो, पाइथन में लिख रहे हैं तो कोई लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब स्पेशल लाइब्रेरी अगर यूज़ करेंगे तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जनरली आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कहेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, अगर प्रिंट x एंड y कर देंगे तो 10 10 प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखेंगे। तो इस सेगमेंट में क्या होता है गाइस, हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं। जावा के अंदर भी सेम होता है। जावा का टर्मिनल मतलब VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कोड्स को लिख सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि आप पहला एक बिगनर मतलब एक पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप कैसे लिखेंगे जावा में। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जा सकते हैं। मतलब ये सेशन खत्म होने के बाद जाना है गाइस, ठीक है। तो पहला हो गया सोर्स कोड क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे जावा प्रोग्राम। मतलब ये जावा प्रोग्राम हमने क्रिएट कर लिया और यहाँ पे उसके बाद इसका नाम कैसे दिया जाता है। मतलब जावा प्रोग्राम हमने क्रिएट तो कर लिया, उसका नाम कैसे देंगे, abc.java मैंने लिखा है। abc मतलब क्या है, ये यूजर डिफाइंड है गाइस। यहाँ पे आप abc लिख सकते हैं या फिर आपका नाम लिख सकते हैं या फिर आपके गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, किसी का भी यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। इसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट्स यूजर डिफाइंड, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, मतलब इतना मैंने लिख लिया, एक 10 लाइन का मैंने कोड लिख दिया, उसको मैंने एक नाम भी दे दिया। तब उसको फाइनली हम क्या करेंगे, उसको कहा जाता है सोर्स फाइल। मतलब ये जो यूजर लिखता है या फिर डेवलपर लिखता है उसको हम कहेंगे सोर्स फाइल। तो जब ये लिखना कंप्लीट हो जाएगा, आपका सोर्स फाइल तैयार हो चुका है। मतलब जो भी आपको कोडिंग करनी थी आपने कर ली, आपकी सोर्स फाइल तैयार है। तो अब आएगा नेक्स्ट स्टेप गाइस, जो कि अब कंप्यूटर इंटरनली करेगा। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, जस्ट हमको कमांड्स देने होते हैं और बाकी सारा काम कंप्यूटर करेगा। तो ये जो काम होता है, इतना काम कंप्यूटर खुद ब खुद करता है। और सिर्फ ये जो काम होता है, ये पहला वाला, ये जो छोटे बॉक्स में डाला है, ये डेवलपर करता है, यानी कि हम करते हैं। और इसके बाद जो भी ये 3 स्टेप आगे के होते हैं, ये सब कंप्यूटर पे छोड़ दिया जाता है और सिर्फ हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ता है और उसकी मदद से वो कर लेगा आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरे स्टेप में, ओके, तो दूसरा स्टेप इतना है गाइस, ठीक है। ये दूसरा स्टेप आ गया और इसको मैं दूसरी कलर से लिखना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ओके, तो यहाँ पे चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेप का नाम क्या है गाइस, यहाँ पे दूसरे स्टेप का नाम है कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन का मतलब क्या है, ये जो सोर्स कोड हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो उस बाइट कोड कन्वर्शन को क्या कहेंगे, हम कंपाइलेशन कहेंगे। बाइट कोड क्या होता है गाइस, बाइट कोड बेसिकली एक ऐसा मतलब एक ऐसी हैशिंग की जाती है कोड की कि ये कंप्यूटर को भी समझ में नहीं आएगा और हमें तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आती है, हमें हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश समझ में आती है, और कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज जीरोज एंड वन समझ में आते हैं। लेकिन एक इंटरमीडिएट कोड बन जाता है बाइट कोड में, जो कि कंप्यूटर को भी नहीं समझ में आएगा और हमें भी नहीं समझ में आएगा। तो इसको कौन रीड कर सकता है, सिर्फ एक बंदा इसको रीड कर सकता है, उसका नाम है गाइस JRE। तो JRE क्या है उसके बारे में और डिटेल से मैं बताऊंगा। JRE बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है गाइस, जो कि जावा सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लोगे तब ये JRE ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर में मतलब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। पहला होता है JDK फाइल, सिर्फ आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बारे में भी मैं यहाँ पे नीचे बताया हूँ गाइस, जस्ट आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे आपको दिख रहा है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने JDK, JRE और JVM इन तीनों के बारे में बताया है। जस्ट मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। तो हो गया। यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन के बारे में और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, एक पूरा नहीं होगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे कंपाइलेशन दूसरा स्टेप आ गया। वहाँ पे जावा कंपाइलर यूज होता है और उसको क्या कमांड देते हैं हम, जावा सी जैसे कमांड दे देंगे तब ये जावा कंपाइलर रन होगा और हमारे कोड को कंपाइल किया जाएगा, मतलब ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा उसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस करके बता रहा हूँ। तो बाइट कोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमें भी नहीं समझ में आएगा और कंप्यूटर को भी नहीं, सिर्फ इसको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE समझ सकता है, और जो कि इंस्टॉल होता है हमारे सिस्टम में जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अगर अब मैं पूछूं कि ये कंपाइलर और क्या करता है, मतलब बाइट कोड तो चलो ठीक है क्रिएट कर देता है, उसके अलावा क्या कुछ करता है और दूसरी चीजें, जी हाँ बहुत सारी चीजें और भी करता है। तो मतलब सिंटैक्स को चेक कर लेता है गाइस, ठीक है। तो आपने तो कोड लिख लिया, ठीक है, तो ये 100% मतलब पॉसिबल ही नहीं किसी कोडर के लिए कि एक ही झटके में मैं पूरा 100% कोड जो है करेक्टली लिखूंगा। तो यहाँ पे एरर जरूर आएंगे गाइस, तो उन एरर्स को किसी ना किसी को तो मतलब ढूंढने होंगे। तो उसको कौन ढूंढेगा, कंपाइलर ढूंढेगा। मतलब जो भी सिंटैक्स में मतलब इफ को कैसे लिखना है, IF लिखना है, अगर मैं IZ लिखूंगा तो वो इफ नहीं होगा, ठीक है, तो इज हो जाएगा। तो उसको वो एक एरर है, उसको हमें दिखाना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर को दिखाना पड़ेगा। तो वो काम कौन करेगा, कंपाइलर करेगा। देखो भैया यहाँ पे आपको इफ लिखना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे कुछ और लिख दिया है, तो लगता है ये मुझे एरर है, आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चेक सिंटैक्स को चेक करेगा। और क्या करेगा, रूल्स को चेक करेगा कि जो भी जावा के रूल्स है उनको आप प्रॉपरली, मतलब लास्ट में जो है कूलन देना है, तो उसके बाद ऐसे मतलब जो इंडेक्सिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और जो भी ब्रैकेट्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करना चाहिए। इन सब को ये चेक करेगा कि आपने प्रॉपरली किया है कि नहीं। अगर किया है तो आपको नो एरर आएगा कंपाइलेशन के टाइम। तो कंपाइल टाइम एरर होता है और रन टाइम एरर होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला होता है कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर एरर, जो भी कंपाइलेशन में प्रॉब्लम होगा, रूल्स में या फिर सिंटैक्स में प्रॉब्लम होगा, तो कंपाइल टाइम एरर हमको आ जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जो है मतलब थर्ड काम जो ये करता है, ट्रांसलेशन करता है गाइस। जो भी हाई लेवल टू बाइट कोड को ये ट्रांसलेट कर जाता है, और कंपाइल टाइम एरर भी ये दिखाता है अगर कोई है तो, ठीक है तो दिखाता है, नहीं तो नहीं, ठीक है। इतने होने के बाद यहाँ पे ये जो बाइट कोड हमें मिल जाता है, और उसका नाम क्या होगा गाइस, ठीक है। तो एक्सटेंशन यहाँ पे .java था, मतलब हम जब लिखते हैं और उसको सेव करेंगे तो हमें एक्सटेंशन क्या देना पड़ेगा, .java कह के एक्सटेंशन देना पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जब बाइट कोड क्रिएट होता है उसका एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली दे देता है गाइस, .class करके। abc.java था, उसको ये कन्वर्ट कर देगा abc.class में। मैं दिखाऊंगा कि कैसे दो फाइलें क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाती है जब भी हम अपना पहला कोड लिखेंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है गाइस क्लास फाइल। तो इसको हम कहेंगे क्लास फाइल, ठीक है। तो जो भी .class का एक्सटेंशन होता है उसको हम कहते हैं
क्लास फाइल, राइट। तो ये हो गया दूसरा स्टेप, सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट स्टेप है गाइस, और इसी में हमको आउटपुट मिलता है और इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन मतलब क्या, कोई भी काम को अगर हम एक्चुअल में करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में बेसिकली यहाँ पे जेडीके है गाइस, ये जो पूरा मतलब इन सब को कौन कवर करता है, इन सब को जेडीके कवर कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये जो सभी चीजें आती है ये जेडीके के अंदर आती है। उसके बाद और एक आता है जेआरई आता है, ठीक है। तो इसके अंदर और एक आएगा जेआरई जो कि एग्जीक्यूशन में हेल्प होगा, ठीक है। तो और इसके अंदर और एक चीज आएगी गाइस जिसको हम बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो इन तीनों डायग्राम को मैं नीचे एक्सप्लेन किया हूँ, जस्ट आपको तभी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो यहाँ पे मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या है, जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और उसके अंदर क्या है, ये जावा वर्चुअल मशीन है, जेवीएम है गाइस। ये जो भी आपको स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है जिस पर मैं ड्रा करूंगा अभी, तो ये क्या है, जावा वर्चुअल मशीन है, जेवीएम जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जावा वर्चुअल मशीन। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट आती है गाइस। पहला आता है जिट कंपाइलर। तो जिट का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसके अंदर जिट कंपाइलर आता है। बहुत सारे लोग इतना ही बता देते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन होता है और वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। बहुत सारे लोग 99% लोग इस जिट कंपाइलर और एग्जीक्यूशन यूनिट के बारे में नहीं बताते। लेकिन जावा वर्चुअल मशीन के भी अंदर अगर हम देखेंगे कि क्या है, आपको दो चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा JIT कंपाइलर या फिर जिट कंपाइलर जिसे हम बोलते हैं, जिसको कि हम ऐसे कह सकते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो कि फास्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प कर देगा। उसके बाद दूसरा यूनिट आता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। ये दोनों मिलकर हमारा जो भी बाइट कोड होता है उसको रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। जिट क्या करेगा, रीड करने में हेल्प कर देगा, और उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट यहाँ पे दे देगा। ये देखिए भैया, यहाँ पे आपका आउटपुट मिल गया। तो ये कंप्लीट स्टेप होता है गाइज, जिसमें जावा को कैसे लिखा जाएगा, उसको कैसे कंपाइल किया जाएगा, और उसके बाद कैसे उसको एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट मिलेगा। तो इन तीनों स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं जावा लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात करते हैं रन टाइम एरर्स की। जो भी एरर्स एग्जीक्यूशन के टाइम में आते हैं उनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर्स। तो कंपाइलेशन के टाइम में आने वाले एरर्स को हम क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम एरर, जो कि आते हैं गलत सिंटैक्स के बारे में, मतलब गलत सिंटैक्स अगर हमने लिखा है या फिर रूल्स को फॉलो नहीं किया है। तो रन टाइम एरर कहाँ पे आते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम। द एरर्स विच ऑकर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड एज रन टाइम एरर्स। एंड ये क्यों आते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल प्रॉब्लम अगर हम करते हैं तो मान लो कि एक 1 है और 1 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, इनवैलिड, ठीक है। तो इसको ये समझ नहीं पाएगा और बोल देगा कि रन टाइम एरर है भाई, यहाँ पे आप 1 को 0 से नहीं डिवाइड कर सकते, ये गलत है, तो इसको हम नहीं कर सकते, मतलब ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे हमें रन टाइम एरर आ जाएगा। हम अगर कोड में लिखेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो जस्ट आप समझ लीजिए कि एग्जीक्यूशन के टाइम में आने वाले एरर्स को रन टाइम एरर्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया तीनों स्टेप्स। ओके, लेट्स मूव अहेड गाइस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड JDK, JRE एंड JVM। चलो भाई, इन तीनों को हम अच्छे से समझ लेते हैं और बेसिकली आपको समझ में आ भी चुका होगा अब तक, ठीक है। तो पहला चीज है JDK, बहुत ही बड़ा सर्कल जो आपको ऊपर दिख रहा है गाइस, सॉरी स्क्वायर, जो ये बड़ा स्क्वायर आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं JDK। JDK का फुल फॉर्म होता है गाइस जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। ये जावा डेवलपमेंट किट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है उसको हम बोलते हैं JRE, ठीक है। तो JRE का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। और उसके अंदर और एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं JVM, उसका फुल फॉर्म होता है गाइस जावा वर्चुअल मशीन। तो ये तीनों मिल के ही हमारे कोड को लिखने में सहायता करेंगे, कंपाइलेशन में और फिर एग्जीक्यूशन में। मतलब हम कह सकते हैं कि इस सब को मिला के हमारा जावा प्रोग्राम बनता है, एग्जीक्यूट होता है और बाद में आउटपुट मिल जाता है। तो JDK बहुत ही ऊपर वाला सर्कल है। तो कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, जो भी आपको तो पता है जावा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे और जावा डाउनलोड कर लिखेंगे
तो हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पे विंडोज़ है तो विंडोज़ सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड मारेंगे तो सीधा डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे हमें जावा एक मतलब इंस्टॉल हो जाएगा। उसके भी बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे गाइस ज़रूर, जैसे वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल कर वीएस कोड सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे करनी है। चलो, तो अभी जावा डेवलपमेंट किट हमें सिर्फ जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके साथ आ जाता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और जावा वर्चुअल मशीन। तो ये दोनों जब जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा उसी के अंदर आ जाते हैं गाइस, उसी के सब कंपोनेंट से आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इंस्टॉलेशन बस इतना ही होता है, जेडीके, जेआरई और जेवीएम, इन तीनों चीज़ों को हम मिलाएंगे तो हमारा जावा कोड रन हो जाएगा। तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स मैंने लिखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ अब हम आगे बढ़ेंगे और creating a Java program is done in 3 steps: source code creation, compilation of code और execution of code, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको विस्तार से बताया गाइस। अगर आप नोट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और एक बार पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको और भी कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ है, मतलब सोर्स कोड क्रिएशन, वी क्रिएट अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ जावा स्टेटमेंट्स विच शुड बी सेव्ड विद एक्सटेंशन .java, उसी को मैंने लिखा है। तो मैं टाइम अगेन आपका यहाँ पे नहीं खाना चाहता, तो इसके लिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इफ़ देयर आर लॉजिकल एरर्स, ये सब हो गए हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे एरर्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पे बिगनिंग में आपको बताया था कि एरर्स के बारे में हम इन डीप डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं गाइस, एक होता है रन टाइम एरर और एक दूसरा होता है कंपाइलेशन टाइम एरर। तो जैसे कि मैंने बताया था, रन टाइम एरर्स occur mainly due to environmental errors and logical errors. Example, if you try to divide 0 by something, value will be undefined which leads to runtime error। मतलब 0 divided by something अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे runtime error आ जाएगा। 0 divided by 1, 0 divided by 10, ऐसा अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लॉजिकल एरर हो जाता है गाइस, जो कि अलाउड नहीं है। तो कोड में कैसे होगा गाइस, बेसिकली इसका कोड कुछ ऐसे लिखा है, मतलब कैसे एरर आएगा आपको, इसके लिए मैंने एग्जांपल कोड यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या है ये, मगर आपको पता नहीं होगा कि ये पूरा क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये क्लास होता है गाइस, एक क्लास, और यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड होती है, मतलब एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है। ठीक है, तो इतना स्केलेटन ही होता है इसका, और उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट होता है और उसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे होता है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये सभी प्रोग्राम में सेम लिखनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद इस चीज़ को भी लिखा जाता है और इस चीज़ को भी लिखा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है हम बाद में जान लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्यूमेंट, इतना हम सभी प्रोग्राम में लिखेंगे, और एक क्लास लिखेंगे, जो भी चीज़ें सबको लिखेंगे, सिर्फ यूजर डिफाइंड चीज़ें छोड़कर। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, system.out.println 1 डिवाइडेड बाई 0 लिख रहा हूँ, मतलब 1 को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये लॉजिकल एरर है गाइस, ऐसा नहीं कर सकते हम, और यहाँ पे आपको रन टाइम एरर आएगा। कंपाइल तो कोड हो जाएगा, लेकिन जब इसका एग्जीक्यूशन होगा तभी आपको एरर शो करेगा कि ये भैया आप गलत कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, और कहीं पे भी अलाउड नहीं है वैसे। ठीक है, तो ऐसे आता है गाइस रन टाइम एरर। और उसके बाद दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर, मतलब द एरर which occurs at the time of compilation of a Java code is called as compilation error। और मैंने रीजंस भी आपको बताया है कि क्यों आता है ये एरर। ठीक है, सिंटैक्स अगर प्रॉपरली नहीं लिखा है या फिर रूल्स अगर हम नहीं फॉलो कर रहे तो बेसिकली कंपाइल टाइम एरर आ जाता है। और इसका एग्जांपल कैसे है गाइस, यहाँ पे मैंने सेम क्लास लिखा है, टेस्ट कोड है, यूजर डिफाइंड है, मैंने दिया था नाम इसका, आप चाहे तो अपना नाम रख सकते हैं। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट्स, और ये तो हो गया पूरा। उसके बाद system.out.println ए बी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे ये कैसे कंपाइलेशन टाइम कैसे एरर हो गया गाइस, जब हम कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा गाइस कि ये कैसे एरर हो रहा है। तो बेसिकली देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे ए बी लिखा है इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, मतलब सिंगल कोट्स के अंदर हम किसको लिखते हैं, कैरेक्टर्स को लिखते हैं। लेकिन कैरेक्टर का डेफिनेशन क्या है, ओनली वन एलिमेंट शुड बी डिफाइंड बिटवीन द सिंगल कोट्स, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट है और बी एक एलिमेंट है, तो इसको हम कैरेक्टर नहीं कर सकते।
मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, जावा को यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लगाया है, मतलब जावा को लग रहा है कि ये सिंगल कोट के अंदर बिल्कुल एक एलिमेंट होना चाहिए, और जो कि ये चेक कर रहा है कि एक एलिमेंट है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो दो एलिमेंट है, ठीक है। तो सिंगल कोट है तो जावा ये पक्का, मतलब इसका रूल है कि अगर आप सिंगल कोट डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। ये सिंगल कोट आपका है तो सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर रह सकता है, मतलब ए ही नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। अगर ये डबल कोट होता तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आता, क्योंकि डबल कोट डालने से ये स्ट्रिंग हो जाता है, और स्ट्रिंग में कितने भी नंबर, मतलब कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इसका वायलेशन यहाँ पे हो रहा है गाइस। मतलब एक ही एलिमेंट होना चाहिए था लेकिन दो एलिमेंट हो रहे, या फिर दो एलिमेंट हमने लिख के है, तो ये तो सिंटैक्स का हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया या फिर रूल्स नहीं फॉलो किया, तो यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, जो कि कंपाइलेशन के वक्त हमें दिखेगा कि ये चीज़ यहाँ पे आपने कैरेक्टर को सही से नहीं लिखा है, तो आपको इसको चेंज करना चाहिए। तो ये दो एरर्स हो गए गाइस, पहला था रन टाइम एरर और उसके बाद हमने देख लिया कंपाइलेशन टाइम एरर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ गाइस कि ये रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं प्रॉपरली, ठीक है। तो 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक फ्लो में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो जैसे आप इस वीडियो को पूरा खत्म कर देंगे तो आपको पूरा जावा का जो भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बेसिकली मतलब इसके बाद आप डायरेक्टली थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा थ्योरी रहेगा जो भी हम ऑलरेडी पढ़ा देंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे गाइज यहाँ पे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइट कोड। ये पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन है गाइज, बिल्कुल इंटरव्यू में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेक्निकल राउंड्स में पूछे जाएंगे, या फिर कहीं पे भी, मतलब जो भी पहला कोड राउंड होता है उसमें भी यहाँ पे पूछा जाता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइट कोड, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों सेम, मतलब दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है गाइज, उनको सेम ही आंसर अप्लाई होता है यहाँ पे। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, और बाइट कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जावा में ही बाइट कोड को बनाया जाता है। अगर आपको कोई पूछेगा, ठीक है, तो आपको पास एक आंसर, बहुत ही अच्छा सा आंसर होना चाहिए कि मतलब क्यों बाइट कोड यहाँ पे जावा में क्रिएट होता है, क्यों इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किया जाता है, कैसे जावा दूसरे लैंग्वेजेस से डिफरेंट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें जानना है तो इस डायग्राम को हमें बहुत ही अच्छे से देख लेना चाहिए गाइस, ठीक है। तो इस डायग्राम में पूरा हमारा आंसर छिपा है, ठीक है। बाइट कोड विल बी अंडरस्टूड बाय जेआरई, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बाइट कोड जो है कंपाइलेशन के टाइम जनरेट होगा, जैसे कि मैंने बताया था। बाइट कोड कैन बी अंडरस्टूड बाय जेआरई, तो ये जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है, ये सिर्फ बाइट कोड को सिर्फ एक ही बंदा पढ़ सकता है, उसका बॉस है, मतलब एक ही उसका बॉस है गाइस, ठीक है। ये जेआरई बॉस है जो कि बाइट कोड को पढ़ सकता है, तो उसके हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, which makes the Java language a purely platform independent language. Despite of any operating system, if we got JRE installed, then bytecode can be compiled easily on any operating system. तो आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है कि मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पे JRE इंस्टॉल्ड है तो आप जो विंडोज़ में लिखा है कोड उसको मैक में रन कर सकते हैं, या फिर जो विंडोज़ में लिखा है उसको लिनक्स में कर सकते हैं, लिनक्स में लिखा हुआ विंडोज़ में ला सकते हैं या फिर मैक में ला सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे आप चेंज कर सकते हो, आप रन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और इजीली, ठीक है। तो इसके लिए तो बोला जाता है इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब देखिए कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हमने तो बोल दिया कि रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका भी तो जवाब देना चाहिए कि कैसे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए इस डायग्राम को ध्यान से समझिएगा इस, ठीक है। तो एक एक चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे से समझाता जाता हूँ। तो पहला स्टेप क्या होता है गाइस, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हैं और ये पूरा विंडोज़ है आपका। तो पहला मैं मान लेता हूँ कि हम पहला जो कोड अपना ओरिजिनल कोड है विंडोज़ में लिखेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि उसको यूनिक्स में भी रन करेंगे और मैक ओएस में भी रन करेंगे। तो कैसे किया जाता है देखिए।
जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं कोई भी जावा कोड को लिखने के लिए। तो पहला स्टेप हो गया सोर्स कोड को क्रिएट किया हमने यहाँ पे, उसके बाद उसको कंपाइल किया। तो ये क्या है गाइस, इसको कंपाइलेशन हो गया और उसके बाद ये हमें यहाँ पे बाइट कोड मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टेप, 2 ही स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है सोर्स कोड लिखा, उसके बाद कंपाइलेशन किया। कंपाइलेशन में ये दोनों स्टेप आ गए। यहाँ पे कंपाइल किया और यहाँ पे सभी कंपाइल टाइम एरर जो भी आना था सब आ चुका। उसके बाद ये बाइट कोड हमें मिला। अब ये जो बाइट कोड हमें मिला है, हम इसको यूज करेंगे कहाँ पे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बाइट कोड की खासियत मैंने क्या बताई थी गाइस, ये जो बाइट कोड होता है ये हमें भी समझ में नहीं आता और कंप्यूटर को भी समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को ये अगर समझ में आना चाहिए, मतलब अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर इसको समझे, तो कंप्यूटर को एक टूल देनी पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर देना पड़ता है जिसका नाम है JRE, जो कि यहाँ पे बैठा है। ये तो बॉस है गाइस, ठीक है। अगर ये JRE यहाँ पे इंस्टॉल्ड है तो ये बाइट कोड को रीड कर देगा और आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर ये JRE यहाँ पे सिस्टम में मिसिंग है तो ये बाइट कोड अपना सिस्टम रीड नहीं कर पाएगा और आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर? ओके, तो ये तो हो गई JRE की बात। मतलब अगर यहाँ से मैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाइट कोड मिल गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आता हूँ। तो ये जो है मेरा पूरा यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, जो कि एक सिस्टम है, कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों चीज़ों को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। ये जो सोर्स कोड और कंपाइलेशन है, इन दोनों को नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली बाइट कोड को लूँगा। मतलब मैं फिर से टाइप नहीं करना चाहता। मतलब 2000-3000 लाइन्स की एक कोड होती है गाइस। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लर्निंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो भी इंडस्ट्री में होता है, यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, ये बहुत जगह यूज होता है गाइस। जो भी हम डेवलप करते हैं विंडोज पे, उसको रन करना पड़ता है यूनिक्स या फिर लिनक्स में। ये इंडस्ट्री में होता है गाइस। तो इसको अगर हम करेंगे तो फिर से हमें पूरा वो कोड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखना पड़ेगा, लिनक्स में लिखना पड़ेगा। ये तो मतलब मेहनत की माँ बहन हो गई। ठीक है, तो इसको हम नहीं करना चाहते। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जावा ने क्या किया, बाइट कोड को क्रिएट किया और ये बाइट कोड ऑलरेडी हमारा बन चुका है यहाँ पे। तो इस बाइट कोड को क्या करेंगे, हम सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ से इस बाइट कोड को उठाएंगे। मतलब ये जो डॉट क्लास की फाइल होती है उसको यहाँ से उठाया और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और एक पहला काम जो हमें करना होगा कि इसमें JRE ऑलरेडी इंस्टॉल हम कर देंगे। तो यूनिक्स में हम JRE इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो भी विंडोज में बाइट कोड क्रिएट हुआ था उस बाइट कोड को ले लेंगे और यहाँ पे इसमें खोल देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे JRE आ जाएगा, ये इसको बाइट कोड को रीड करेगा और इसको डिकोड करेगा और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आपको आउटपुट मिल जाएगा इजीली, नो डाउट। तो हमने यूनिक्स में अब जो भी मैक में लिखा था उसको हमने सक्सेसफुली यूनिक्स में मतलब रन करके आउटपुट ले लिया। बहुत ही अच्छा। अब क्या हम इसको मैक में भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सी मनाही आपको है? ठीक है, तो जैसे आपने यूनिक्स में किया था सेम स्टेप्स को करना है। यहाँ से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे मतलब विंडोज से ही उठाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है गाइस। जस्ट मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। आप यूनिक्स से विंडोज में भी ला सकते हैं, मैक से यूनिक्स में ले सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। और यहाँ पे क्या करेंगे, बाइट कोड को यहाँ पे ले लिया हमने और उसके पहले हम JRE को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि मदद करेगा, हेल्प करेगा हमारी इसको रीड करने में। और उसके बाद इसको रन किया जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज जो है JRE कर रहा है गाइस। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं और आप क्या इसका जवाब दे पाएंगे, मतलब जो भी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम इस एग्जांपल में हम पूछ लेते हैं, विंडोज है, यूनिक्स है और यहाँ पे मैक है, क्या इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम JRE होगा या फिर डिफरेंट JRE होगा? तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, 1-2 मिनट सोचिए और उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए कि क्या इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सेम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होगा या फिर इन तीनों के लिए डिफरेंट जावा रन टाइम मतलब JRE होगा? तो इसका आंसर दीजिए। चलो, तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब आंसर मेरा सुनिएगा, इसका क्या आंसर है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका JRE डिफरेंट होता है, यूनिक्स है तो उसका JRE डिफरेंट होता है और मैक OS है तो इसका JRE डिफरेंट होता है। मतलब सेम JRE सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं चलता। इसका तर्क कैसे हम दे सकते हैं? मान लो आप एक काम करो गाइस, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो जैसे ही आप जावा
के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जब वहाँ पे टाइप करेंगे कि मतलब अगर मैं करके यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो आई डोंट नो गाइज यहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली वर्क हो रहा है या फिर नहीं, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम जा सकता है। ओके 1 सेकेंड गाइस, जस्ट ओके गाइस, यहाँ पे चलो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रोम ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। ओके गाइस, यहाँ पे क्रोम ओपन हो चुका है। अभी मैं क्या कहूँगा, जावा डाउनलोड, ठीक है। जावा डाउनलोड मैंने लिखा और जावा जो कि ओरेकल से आता है। तो यहाँ पे मुझे पहले वेबसाइट को मैंने खोल दिया। यार यहाँ पे इंटरनेट का इशू है इसलिए थोड़ा सा मतलब लेट हो जाता है, सॉरी, बट एनीवे तो यहाँ तक आए तो मैं आपको पूरा दिखा कर ही जाऊँगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आ गई जावा की। अब मैं क्या करूँगा, डाउनलोड में जाऊँगा गाइस, ठीक है। और जब मैं डाउनलोड में जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ओरेकल जावा लाइसेंस अपडेट, चलो ठीक है, ये सब तो हो गया। बाय डाउनलोडिंग जावा यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रिटन एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ जावा एक्नॉलेजमेंट। हाँ ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गया अग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड। यहाँ पे नहीं, हम पीछे आ जाते हैं गाइस, थोड़ा सा देखिए। java.org की फाइल मुझे चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें शायद मिल जाएगी। यस गाइस, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था यही पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जावा को जब मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो और एक तीसरा पर्सन है जो कि मैक ओएस यूज़ कर रहा है, अगर एक ही JRE सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलता तो क्या यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाते। मतलब ये जो लिनक्स के लिए इन फाइल्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर मैक ओएस यूज़ कर रहे थे, ये ऑपरेटिंग मतलब ये फाइल्स आपको आ जाएगी। अगर विंडोज़ आप यूज़ करते हैं तो इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे और 3 फाइलें आ चुकी है। मतलब सेम JRE क्या होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर में ही आ जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था सेम अगर JRE तीनों में चलता तो एक ही यहाँ पे लिंक होता है कि भैया इसको डाउनलोड कर लो, चाहे आप विंडोज़ यूज़ करें, चाहे आप मैक ओएस यूज़ करें या फिर लिनक्स यूज़ करें, आप सिर्फ इस लिंक में से डाउनलोड कर लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर लिनक्स यूज़ करें तो दूसरा लिंक है, मैक ओएस है तो दूसरा है, और विंडोज़ यूज़ करें तो और एक तीसरा है। तो इसका मतलब सेम JRE तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं होता। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव गॉट डिफरेंट JREs एंड यू नीड टू डाउनलोड अकॉर्डिंगली। तो ये पूरा क्लियर हो गया गाइस, मैंने वेबसाइट में जाके आपको दिखाया कि डिफरेंट JRE डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना वर्थ समझा। और यहाँ पे मैंने सेम एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है गाइस, जस्ट इग्नोर दैट वन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम। मतलब जावा प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कुछ एलिमेंट्स जावा प्रोग्राम में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है गाइज। मतलब अगर आप एक बिगनर है तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो आपको ध्यान से इसको देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, चलो यार इसको मैं वैसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम हम देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बेसिक प्रोग्राम होता है जावा का, उसमें क्या कुछ चीज़ें जो होती है बहुत ही कॉमन। मतलब अगर आप हेलो वर्ड भी लिख रहे हैं तो इतना कोड तो आपको लिखना ही लिखना होगा। उसको हम बोलते हैं स्केलेटल या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आ जाती है गाइस, ये जो पूरा कोड यहाँ पे मैंने लिखा है ये बेसिक जावा का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, पहला आता है गाइज यहाँ पे क्लास। ये क्लास क्या है, ये मतलब बिल्ट इन है गाइज, और यहाँ पे क्लास नेम आता है। ये जो चीज़ें मैंने ब्लू में हाईलाइट की है, ये क्लास नेम है और ये यूज़र डिफाइंड है। क्लास का नेम आप कोई भी
मतलब क्लास के बारे में, अगर क्लास अगर हम कहेंगे तो ये क्लास क्या है, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, ऐसा कुछ आता है गाइस। तो पब्लिक होगा तो उसको सबको सब एक्सेस कर सकते हैं, अगर प्राइवेट है तो सिर्फ कुछ लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुपर क्लास आता है, तो उसके बारे में फिर से हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड एट द बिगिनिंग नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखेंगे ज़रूर, लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी टैकल कर लेंगे और आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्लास होता है पहला, और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है क्लास का नेम क्या है, और उसके बाद इस क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इस क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जिसका हम ओपन करते हैं उसको यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ता है, और इस क्लास इन दोनों के बीच में ही पूरा कोड हमारा रहेगा। उसके बाद और एक लाइन आती है गाइज यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, ये मेन मेथड है गाइज हमारा। मेन मेथड में क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग के अंदर मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह होता है, और यहाँ पे args, ये वेरिएबल है, इनपुट है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स कह सकते हैं हम उसको। तो इसको पूरा हमें लिखना पड़ता है, और यहाँ पे ध्यान रहे ये जो एस लिखा है मैंने, ये कैपिटल में है, और आपको भी कैपिटल में ही लिखना है। ये जो सी लिखा है यहाँ पे, ये कैपिटल में है, इसको भी आपको कैपिटल में ही लिखना है, अदरवाइज ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, गुड प्रैक्टिस करें। यहाँ पे एस को कैपिटल में लिखना है, सी को कैपिटल में लिखना ही लिखना है। तो उसके बाद ये जो मेन मेथड है उसका भी एक ओपनिंग ब्रैकेट होगा और उसका भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, और इस मेन मेथड में हमारा पूरा कोड भैया लिख देंगे हम। यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं इस मेन मेथड में ही लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, यहाँ पे जो भी हमारी स्क्रिप्टिंग करनी है, जो भी हमें लिखना है, सब कुछ यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, पब्लिक मतलब मेन मेथड को, और इस क्लास को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर गाइस जावा प्रोग्राम का, कि कैसे हम कुछ चीज़ें जो है यूज़र डिफाइंड होती है और कुछ चीज़ें जावा ही डिफाइन करता है, उनको लिखना ही लिखना होता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है, और यहाँ पे थोड़े से मतलब पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, द सेम थिंग है, ठीक है, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हम हमारी बातें सुने तो, ठीक है। तो उसके बाद होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, और इसके बारे में भी हमने मोटा मोटा जान लिया है, लेकिन फिर भी मैं और एक बार बताना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या, कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। वी कैन यूज 3 कंपोनेंट्स फॉर क्रिएटिंग सोर्स कोड इन जावा। तो पहला कंपोनेंट होता है गाइस JDK, इसका मतलब है जावा डेवलपमेंट किट, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आती है। पहला हो गया JDK, उसके बाद जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE, उसके बाद आता है JVM जावा वर्चुअल मशीन। तो Java Development Kit is an open source software available for all operating systems. This is required in order to compile and run the source code और Java statements. तो इसका हो गया सिंपल सा मीनिंग। उसके बाद आता है एडिटर टूल गाइस। भाई एडिटर टूल क्या है, मतलब जो भी मैं जावा कोड लिखना चाहता हूँ वो कहाँ पे लिखूँ, तो उसको हम बोलते हैं एडिटर। जैसे कि मतलब पाइथन में बहुत सारे चार्म आता है, जुपिटर नोटबुक आता है, पाइचार्म आता है, और बहुत सारे आते हैं, और उसी का एक बेसिक सा एडिटर आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कभी कभी एक ऐसे एडिटर्स होते हैं जहाँ पे 10 लाइन का कोड आपको ऑलरेडी दे दिया जाता है, और जावा के केस में भी वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। हम नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हम कोड को रन राइट करके फाइनली रन तो हमारे कंप्यूटर में ही होगा, या फिर एडिटर प्लस करके एक सॉफ्टवेयर है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है VS कोड एडिटर या फिर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। ये बहुत ही पॉपुलर है गाइज, और मोस्ट ऑफ द गाइज यूज दिस वन। ये जो VS कोड एडिटर है, या फिर हम जो जिसको कह सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो, VS स्टूडियो हम जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है, और मोस्ट ऑफ द गाइज और इंडस्ट्री में भी पूरा इसी का यूज़ किया जाता है। और आई हाईली रेकमेंड यू टू यूज़ दिस वन। एक गुड प्रैक्टिस होता है गाइज, जो भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है उसी को अगर हम यूज़ करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट प्रोफेशनल बन जाएंगे वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो नोटपैड प्लस प्लस और एडिटर प्लस भी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन VS कोड उनसे भी अच्छा है, तो मेरी सजेशन रहेगी गो विथ VS कोड, ओके। तो उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। तो हियर
वी कैन मेक यूज़ ऑफ एक्लिप्स इंटीग्रेटेड डेवलप एनवायरनमेंट। मतलब ये एडवांस चीज़ों के लिए होता है। मान लो कि अगर आप स्प्रिंग्स और जो भी अदर फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिएक्ट जेएस, उन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तब को और भी एक चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलप एनवायरनमेंट। और यहाँ पे एक्लिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं और दूसरे भी बहुत सारे आते हैं गाइस, लेकिन उसके बाद फिर कभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस बस इतना, मतलब दो चीज़ें अगर आपके पास है तो बेसिक जावा प्रोग्राम आप मतलब बेसिक के एडवांस जावा प्रोग्राम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जेडीके और एडिटर टूल, दो चीज़ें होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये तो हो गया अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आती है गाइज यहाँ पे जिसको कि हम कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन जावा। तो यहाँ से हमारा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा गाइज, और मतलब थोड़े बहुत थ्योरी को भी देखेंगे, उसके बाद ही हम मतलब ऐसे डायरेक्ट हम प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको डाउट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज का मतलब अभी का टॉपिक क्या होगा, अब डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन जावा। कौन से ऐसे वैल्यूज है जिनको हम जावा में यूज करते हैं। तो हियर वी विल बी सीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज यूज्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिलो वी हैव लिस्टेड मेन टाइप ऑफ वैल्यूज यूज्ड। तो पहला होता है न्यूमेरिक वैल्यूज, मतलब हम जावा प्रोग्रामिंग में नंबर्स यूज करेंगे। इसके बाद होता है कैरेक्टर वैल्यूज, मतलब जावा प्रोग्राम में हम कैरेक्टर्स को भी यूज़ करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग, मतलब सेंटेंसेस को भी हम यहाँ पे स्टोर करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे तो हमें स्ट्रिंग्स यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद बूलियन वैल्यूज़, मतलब येस और नो टाइप ऑफ के डिसीजन लेना चाहते हैं हम तो यहाँ पे बूलियन वैल्यूज़ को भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये चार मेन टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हम कह सकते हैं जो कि हम जावा में यूज़ करेंगे। अब इसके बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि मतलब इन डिटेल थोड़ा सा जानेंगे। न्यूमेरिक क्या है, कैरेक्टर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ठीक है, कैसे डिफाइन किया जाता है और एग्जांपल्स क्या कुछ है इसके लिए। तो पहला आ गया गाइज यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज। और न्यूमेरिक वैल्यूज एज नेम इटसेल्फ सजेस्ट, न्यूमेरिक वैल्यूज कंटेन नंबर्स, इट मे बी इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। न्यूमेरिक का मतलब होता है गाइज नंबर्स, और न्यूमेरिक वैल्यूज में क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। तो इंटीजर्स हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। इंटीजर्स का मतलब ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं उसको छोड़कर जो भी होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 6 इसको हम कहेंगे इंटीजर। यहाँ पे देखिए 123 इज अ इंटीजर वैल्यू हम कह सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज क्या होता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होते हैं गाइस। 12.3 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और इसको हम कहेंगे इंटीजर वैल्यू। तो ये न्यूमेरिक में दो टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज कौन सी है गाइस, नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कैरेक्टर वैल्यूज। मतलब ये इसका मतलब क्या है, कैरेक्टर्स का क्या है, ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यूज कंटेन सिंगल कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट्स। तो इसको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है गाइस। सिंगल कोट्स के अंदर एक ही एलिमेंट अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कैरेक्टर वैल्यूज। कैरेक्टर में बी एनी वैल्यू और अल्फाबेट और अ स्पेशल कैरेक्टर और अ स्पेशल सिंबल। Here the only single entity should be enclosed within the single quotes। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो सिंगल कोट में एलिमेंट होता है मतलब ये क्या हो सकता है, एक वैल्यू हो सकता है, या फिर एक अल्फाबेट हो सकता है, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या फिर एक स्पेशल सिंबल भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि सिर्फ नाम रहेगा, सिर्फ अल्फाबेट रहेगा, या फिर सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर सिंगल कोट में डिफाइंड है तो उसको हम बोल देंगे भैया ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर के बारे में हो गया। अगर इसके बारे में थोड़े से एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं जिससे कि हमारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल देखिएगा, इस सिंगल कोट के अंदर डी लिखा है, दिस इज एन एग्जांपल फॉर अल्फा कैरेक्टर। मतलब ये अल्फाबेट के अंदर आता है डी, तो इसको बोलेंगे हम अल्फा कैरेक्टर, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर अल्फा कैरेक्टर। दूसरा क्या है, सिंगल कोट के अंदर 3 लिखा है मैंने, दिस इज एन एग्जांपल फॉर न्यूमेरिक कैरेक्टर। मतलब न्यूमेरिकल्स में आता है, नंबर्स में आता है 3, ठीक है। तो 3 को हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिक कैरेक्टर। यहाँ पे स्टार लिखा गया है सिंगल कोट के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्टार एक स्पेशल कैरेक्टर है। और यहाँ पे एक इनवैलिड कंडीशन भी मैंने आपको दिखाई हुई है जिससे कि आपको मतलब चलो
जो सही है सही तो पता होना चाहिए, लेकिन जो गलत कंडीशन है, जो गलत तरीके है, उसको भी हमें जान लेना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर के सिंगल कोट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, DV लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया भाई, मतलब कैरेक्टर अगर आप डिफाइन करें तो सिंगल कोट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, हमारा रूल है, लेकिन मैं 2 एलिमेंट लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये इनवैलिड है और ये अलाउड नहीं है, तो ये इनवैलिड है, इसको हमें लिखना नहीं है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एरेज कर देता हूँ और उसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रिंग वैल्यूज। और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फिर एग्जांपल्स क्या कुछ हो सकते हैं, इसके लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यूज बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है गाइस, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है। ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग वैल्यूज कंटेन 0 और मोर कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। यहाँ पे इसको मैंने 0 और मोर को हाईलाइट करके लिखा है गाइस, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी चीजें हम डबल कोट्स में लिखते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे स्ट्रिंग्स। सिंगल कोट में लिखा कैरेक्टर हो गया, डबल कोट में लिखेंगे तो स्ट्रिंग्स हो गए। और स्ट्रिंग्स का क्या रूल है, डबल कोट्स के अंदर एक एलिमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर n नंबर ऑफ हो सकते हैं, या फिर एक और कंडीशन भी आती है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता, हमें उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग ही कहेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग हम उसको कह सकते हैं गाइस। तो सेम थिंग यहाँ पे लिखिए, हियर डबल कोट्स इंडिकेट्स द स्ट्रिंग वैल्यूज, द स्ट्रिंग में कंटेन सिंगल, मल्टीपल और 0 कैरेक्टर्स विद इन इट। डबल कोट के अंदर एक होता है, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर 0 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इफ देर आर नो एलिमेंट्स इन द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड एज एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में कोई, डबल कोट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम कहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये हो गया डेफिनेशन स्ट्रिंग के बारे में। अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है दत्तात्रेय, ठीक है। तो ये जो दत्तात्रेय एक नाम है गाइस, ठीक है, तो ये नाम है, और यहाँ पे इसको मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर, DATTATREY, ठीक है। तो वह एक्चुअली मेरे भाई का नाम है, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दत्तात्रेय मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर स्ट्रिंग विथ मल्टीपल कैरेक्टर्स। ये जो स्ट्रिंग है ये, इसमें कितने कैरेक्टर्स है, मल्टीपल है गाइस, एक नहीं, 2 नहीं, 2 से ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग कहेंगे। और इसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब सिर्फ डबल कोट मैंने ले लिए, उसके अंदर सिर्फ एक D मैं लिख रहा हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर स्ट्रिंग विथ सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तो है लेकिन सिंगल कैरेक्टर का है। और तीसरे केस में डबल कोट से लेकिन कोई भी एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, तो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग विथ नो कैरेक्टर और नो एलिमेंट विद इन इट। तो कैरेक्टर नहीं, एलिमेंट लिखेंगे तो बहुत मतलब अप्रोप्रिएट होगा, ये भी गलत नहीं है, लेकिन एलिमेंट लिखना चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स, सिंगल एलिमेंट और नो एलिमेंट। इस कैरेक्टर को यहाँ से मुझे हटाना चाहिए गाइस, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया, दत्तात्रेय यहाँ पे एग्जाम्पल इसके लिए। और उसके बाद हम लास्ट को जाते हैं जो कि है बूलियन वैल्यूज। तो जैसे कि हम जानते हैं बूलियन वैल्यूज बेसिकली यस और नो को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, और बूलियन वैल्यूज आर यूज टू रिप्रेजेंट ट्रू फॉल कंडीशंस। ट्रू है तो एक वैल्यू होगा, फॉल्स है तो 0 होगा, तो उनको डिफाइन करने के लिए हम बूलियन वैल्यूज को हम यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये बूलियन का काम होता है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसको मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हैविंग अ बूलियन वैल्यू 1 व्हाइल फॉल्स इज हैविंग अ बूलियन वैल्यू 0। मतलब ट्रू है कंडीशन तो उसकी बूलियन वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये 2 कंडीशन, सिर्फ 2 ही कंडीशन आती है बूलियन वैल्यूज में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस, जो कि है कीवर्ड्स। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस हम करेंगे जो कि है कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कि मतलब रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं। कभी कभी सॉफ्टवेयर जो है मतलब पॉज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है आई होप, और या कंफर्म्ड है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो बेसिकली कीवर्ड क्या है और
मतलब प्री डिफाइंड कीवर्ड्स क्या होते हैं, या फिर रिजर्व्ड हम जिसको बोल सकते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है लैंग्वेज में। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज मतलब कीबोर्ड का हम डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। Keywords are the predefined and reserved words of a programming language. Here, each keyword will be having its own meaning. In Java, most of the keywords are in lowercase. तो इन सब का मीनिंग क्या है? Keywords are predefined and reserved words, ठीक है। तो keywords को ऑलरेडी जावा में डिफाइन किया जा रहा है और या फिर डिफाइन किया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं उनको प्री डिफाइंड। और दे आर रिजर्व वर्ड्स, मतलब जो भी अगर एक शब्द है जिसको कि हमने प्री डिफाइंड किया है कि ये कीवर्ड है, इसको हम यूजर के नेम मतलब यूजर मतलब हम बोल सकते हैं कि हम उसको नेक्स्ट टाइम यूज नहीं कर सकते। गाइस इतना ही बस कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात कीवर्ड है तो उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है जावा में। तो उसको हम बोलते हैं कीवर्ड, जैसे कि क्लास हो गया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ए हो गया, इंट हो गया या फिर कैर हो गया, फ्लोट हो गया, इन सबको हम बोलेंगे कीवर्ड्स। अगर किसी वेरिएबल का नाम अगर मैं इंट रखना चाहूँ तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। अराउंड 80 कीवर्ड्स आते हैं गाइज, जो कि आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। उतना हम डिटेल में जानने की नहीं कोशिश करेंगे कि 80 कीवर्ड्स कौन से हैं, लेकिन जनरली जो प्रोग्राम में यूज करते हैं 10-20 तो हम यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स का मतलब यही होता है कि गाइस ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं प्रोग्राम में, जिसको कि यूजर नहीं यूज कर सकता वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स विल बी देयर इन लोअर केस, मतलब छोटे अक्षरों में इसको लिखा जाता है, ना कि कैपिटल में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या है गाइस, वंस अ पर्टिकुलर वर्ड इज डिक्लेयर्ड एज कीवर्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, क्लास नेम और नेम ऑफ मेथड। मतलब जो भी कीवर्ड होता है उसको हम यहाँ पे देखिए, मैंने टेस्ट प्रोग्राम दिया है, इसके बदले में यहाँ पे इंट नहीं दे सकता, क्लास इंट नहीं दे सकता, क्योंकि इंट जो है कीवर्ड है और ये मतलब क्लास का नेम नहीं हो सकता, मेथड का नेम भी नहीं हो सकता और वेरिएबल का नेम भी नहीं हो सकता। इन तीनों में इसकी रिस्ट्रिक्शन है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल के मदद से हम इसको समझ लेते हैं गाइस बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लास टेस्ट प्रोग्राम यूजर डिफाइंड है, मैंने दिया है नाम इसका। उसके बाद इसको ओपन कर लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन किया मैंने, इंट x इक्वल टू 10 लिया, इंट y इक्वल टू 20 लिया। इफ x इज लेस देन y, देन मैं क्या कर रहा हूँ कि चेक करो x अगर y से कम है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और सिंगल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ द लोअर नंबर इज। ये जो सिंगल कोट्स में लिखूंगा ये सिर्फ मतलब आउटपुट में प्रिंट होगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के मदद से जोड़ना, एक पार्ट को दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे तो उसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। मतलब प्लस अगर मैथ्स में यूज करेंगे तो क्या होता है, एडिशन हो जाता है, 2 + 2 4 होता है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग है कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब 2 + 2 अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा तो वो 4 नहीं होगा, 2 होगा गाइस। इसके बारे में भी मैंने एक सेपरेट चैप्टर बना के रखा है, उसमें मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो सैम्पल प्रोग्राम्स में आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हर कोई ऐसा तरीका, मतलब डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल वेज क्या है, एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ों में कैसे लिखा जाता है, कैसे उसमें थोड़ा सा मतलब स्टाइलिंग की जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे आपको बताता जाऊँगा। तो ठीक है, द लोअर नंबर इज, और यहाँ पे एक्स मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक्स होगा, मतलब 10 अगर 20 से कम है तो ऑब्वियसली द लोअर नंबर इज 10 कह के आ जाएगा। एल्स अगर ए वेट नहीं है, मान लो कि यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 20 है, 40 इज लेस देन 20 नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, यही से स्किप कर देगा ये एग्जीक्यूशन और यहाँ पे एल्स पार्ट में आएगा। और यहाँ पे क्या लिखेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln द लोअर नंबर इज वाई को लिखेगा, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे बड़ा है, एक्स 40 है और वाई 20 है, द लोअर नंबर इज करके 20 लिख देगा। ये तो हो गई बात, 2 नंबर्स दिए और छोटा बड़ा नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सैम्पल प्रोग्राम मैंने लिखा। अब इसको लिखने का इंटेंशन क्या है और इसका जो कीवर्ड्स है उसके साथ संबंध क्या है, इसको जान लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इन द अबव एग्जांपल्स वर्ड्स रिटन इन रेड आर द एग्जांपल्स फॉर कीवर्ड्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो भी मैंने रेड में लिखा है, क्लास को लिखा है पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, इंट, इफ, एल्स, इन सभी चीजों को मैंने रेड में इंटेंशनली लिखा था गाइस, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस प्रोग्राम में ये सभी जो है कीवर्ड्स है, इसको मैं वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकता। तो आप, आई होप आपको अभी पूरा समझ में आ चुका होगा कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं और प्रोग्राम में कहीं पे यूज कैसे किए जाते हैं, और हम इसको वेरिएबल के नाम पे यूज नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ लॉट ऑफ अदर बंच ऑफ कीवर्ड्स विच यू कैन जस्ट गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स की बात खत्म गाइस। अब जाते हैं आइडेंटिफायर्स की तरफ और ये जान लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या है, क्या चीज है आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड इन जावा प्रोग्राम। दे कैन बी अ वेरिएबल नेम, क्लास नेम, पैकेज नेम और अ कांस्टेंट नेम, but it should be noted that there are some reserved words called keywords which cannot be used as identifiers। तो ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं गाइस। अभी कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। कीवर्ड को हम यूज करके इसको अंडरस्टैंड, मतलब इसको अगर जानना है तो कीवर्ड्स को भी हमें पहले जान लेना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सीक्वेंस में इसको डिजाइन किया है। पहले कीवर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बाद आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, उसके बाद और एक चीज आएगी, मतलब ये सीक्वेंस में जाएगा तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं गाइस? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड इन जावा प्रोग्राम। जो भी नाम हम यूज करते हैं जावा में उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। नाम किसका भी हो सकता है, एक क्लास का नेम हो सकता है, एक वेरिएबल का नेम हो सकता है, या फिर एक मेथड का नेम हो सकता है, या फिर एक मतलब एक रेफरेंस का नेम भी हो सकता है यहाँ पे। तो उनको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करना है तो उसको कोई नाम तो देना पड़ेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर्स। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपका एक नाम होगा, बिल्कुल ठीक है, XYZ होगा, दत्तात्रेय होगा, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वही से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मतलब ये हो गया जावा में, ठीक है। तो दे कैन बी अ वेरिएबल नेम, क्लास नेम, पैकेज नेम और कॉन्स्टेंट नेम। तो आइडेंटिफायर किस किस के नाम हो सकते हैं? एक वेरिएबल का नेम हो सकता है, एक क्लास का नाम हो सकता है, या फिर एक पैकेज का भी नाम हो सकता है, या फिर ये कोई कांस्टेंट है तो उसका भी नाम हो सकता है आइडेंटिफायर। तो बट इट शुड बी नोटेड दैट कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के नाम पे यूज नहीं कर सकते। अगर कोई वर्ड या फिर कोई शब्द कीवर्ड में लिस्टेड है तो उसको हम आइडेंटिफायर के नाम पे नहीं लिख सकते, ये प्रोहिबिटेड है, ये गलत है। तो ये तो हो गई बात आइडेंटिफायर्स की। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं गाइस, ये बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम ओके, तो यहाँ इसको हम एरेज कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लास सैम्पल प्रोग्राम, मैंने ये यूजर डिफाइंड है, इसको मैंने लिखा। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग्स आर्गुमेंट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड एंड हाउ आर यू। तो कोरोना के टाइम में हाउ आर यू भी पूछना बहुत ही अभी मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिखा है। तो क्लास यहाँ पे देखिए जो भी मैंने रेड में लिखा है अब ये आइडेंटिफायर है। जो पिछले भी मतलब एग्जांपल में जो भी मैंने रेड में लिखा था वो कीवर्ड था, अभी मैं जो भी रेड में लिख रहा हूँ ये आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफायर? सैम्पल प्रोग्राम एक आइडेंटिफायर है जो कि मैंने लिखा है, मेन एक आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग्स एक आइडेंटिफायर है, आर्ग्यूमेंट्स भी एक आइडेंटिफायर है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन ये भी एक आइडेंटिफायर है गाइस, ठीक है। तो ये क्लास को डिफाइन कर रहा है और एक मेथड को डिफाइन कर रहा है और एक आउटपुट फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये आइडेंटिफायर होता है गाइस, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि सैम्पल प्रोग्राम जो है इट्स अ क्लास नेम, मेन इट्स अ मेन मेथड, स्ट्रिंग इट्स अ प्री डिफाइंड क्लास वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट इट्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल और सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास, और आउट इट्स अ वेरिएबल नेम और प्रिंट एलन इट्स अ मेथड। तो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स का, तो बेसिकली रूल्स होते हैं कुछ आइडेंटिफायर्स में जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अगर एक समझ लो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को जो कॉमनली यूज़ करते हैं, राइट। अगर 10 को मैंने किसी में स्टोर करना है तो इंट एक वैल्यू दे दूंगा नंबर और इक्वल टू 10 कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे जो भी मैंने नंबर कहा था ये वेरिएबल हो जाएगा। इसके बारे में हम
और क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको डिफाइन करने के लिए कुछ आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं गाइस, उसको हम जान लेते हैं। पहला क्या है, valid identifier can have alphabets, numbers, special characters. It is also valid if we use combination of any of these. तो अगर एक वैलिड आइडेंटिफायर आप लिख रहे हैं तो क्या हो सकता है, उसमें सिर्फ आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या फिर आपके सिर्फ नंबर्स आप लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। मतलब सिर्फ नंबर्स लिखना पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि एक आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो 1 2 3 अगर लिखूंगा तो ये आइडेंटिफायर नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका नंबर हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वैलिड केसेस और इनवैलिड केसेस मैंने एग्जांपल दे रखे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नो डाउट। तो स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। इट इज आल्सो वैलिड इफ यू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस। मतलब मैं नहीं ऐसा नहीं लिखना चाहता, सिर्फ मैं अल्फ़ाबेट्स नहीं रखना चाहता, सिर्फ नंबर्स नहीं रखना चाहता, या फिर मैं सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं लिखना चाहता, इनका कॉम्बिनेशन मैं कर सकता हूँ। जी आप बिल्कुल कीजिए, आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को कंबाइन करके आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं, या फिर आप अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो आप इन सभी को कंबाइन करके, मतलब तीनों को भी कंबाइन करके एक आइडेंटिफायर बना सकते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे वृषि लिखा है मैंने, इज वैलिड, डॉलर वृषि इज वैलिड, वृषि _22 इज आल्सो अ वैलिड आइडेंटिफायर। ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ इसमें अल्फाबेट से है, तो अल्फाबेटिक आइडेंटिफायर हो गया। और यहाँ पे डॉलर वृषि लिखा है, मतलब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी यूज हो गया और अल्फाबेट्स भी यूज हो गया, ये भी वैलिड है। और वृषि _22 लिखा है, अब यहाँ पे ये भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज हो रहा है, और यहाँ पे गाइस स्पेशल सिंबल भी हमने यूज किया और नंबर्स भी हमने यूज कर लिया, तो ये भी वैलिड है गाइस। चलो, तो ये तो एग्जांपल्स हो गई पहले रूल के लिए। अब देखिए दूसरा रूल, बट इन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन द फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट बी ऑफ न्यूमेरिक टाइप। मतलब क्या है इसका, अगर आप अल्फाबेट्स और नंबर्स को कंबाइन करके कोई आइडेंटिफायर बना रहे हैं, तब आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो भी उसका नाम आप दे रहे हैं, वहां पे उसका नाम पहले नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले अल्फाबेट से उसको स्टार्ट होना चाहिए, चाहे नंबर पे एंड हो या फिर किसी और पे, लेकिन पहले नंबर आपको नहीं लिखना है, वो गलत है। तो एग्जाम्पल देखिए, 22 वृषि अगर मैं लिखूंगा तो ये तो गलत होगा, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको मैं नहीं लिख सकता, ये इनवैलिड है। इसको हम बोलते हैं इनवैलिड कॉम्बिनेशन और इनवैलिड रूल कह सकते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए गाइस, स्पेसेस आर नॉट परमिटेड इन आइडेंटिफायर्स। ये तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल है। स्पेसेस मतलब जो भी खाली जगह होती है दो आइडेंटिफायर में, उसको हम नहीं दे सकते। मतलब क्या हुआ, वृषि और विशाल यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्पेस दे रखा है मैंने इसमें, तो ये स्पेस मुझे नहीं देना है गाइस। अगर मैं स्पेस दूंगा तो ये इनवैलिड हो जाए, और यहाँ पे इसको अलाउड नहीं किया गया है, ठीक है, तो स्पेस नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स ऑफ जावा कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। मतलब ये जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स ऑलरेडी मैंने बता रखे, इंट, कैर, डबल, स्ट्रिंग, इन सबको मैं आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकता, वेरिएबल का नाम नहीं कर दे सकते ऐसा। तो यहाँ पे ये भी नॉन परमिटेड अथवा इनवैलिड है। उसके बाद द क्वेरी लैंग्वेज कीवर्ड्स लाइक सेलेक्ट, टेबल, फ्रॉम, डिलीट एक्सेट्रा कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप एसक्यूएल पढ़े हो तो आपको पता चल ही गया होगा गाइस कि इनका मतलब क्या है। ये जो सेलेक्ट है, टेबल है, फ्रॉम, डिलीट है, ये सभी कीवर्ड जो है हम एक टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इन कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, इसको हमें यूज नहीं करना है। तो these are the sum of rules which are like applicable for the identifiers, and we should follow all these rules if you want to write a code which is free of errors, right? ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पे वैलिड क्या हो सकता है, टेस्ट वेरिएबल हो सकता है, वृषि हो सकता है, वृषि 123 हो सकता है, वृषि डॉलर हो सकता है, डॉलर विश हो सकता है, अंडरस्कोर वृषि डॉलर हो सकता है, अंडरस्कोर डॉलर वृषि हो सकता है। और उसके बाद इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, वृषि विश, मतलब यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, इनवैलिड हो गया। 22 वृषि नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इनवैलिड हो गया।
विस प्लस वृषि लिखा मैंने, प्लस इज नॉट अलाउड टू यूज। जो प्लस है इसको हम यूज नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ हम डॉलर को यूज कर सकते हैं या फिर सिर्फ ये जो कुछ ही स्पेशल सिंबल्स है जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये डॉलर इज वन ऑफ देम, राइट। सो आई कांट यूज प्लस हियर, तो प्लस हमें यूज नहीं करना चाहिए, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये जो डेटा टाइप्स है गाइस, यहाँ पे डेटा टाइप्स आ गए। अब डेटा टाइप्स चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मतलब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम अगर प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट कर देंगे तो चलेगा। तो डेटा टाइप्स को हम एट द एंड देख लेंगे, अभी इसको समझने के बाद हम प्रोग्राम पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं गाइस, मतलब ऑलरेडी मैंने बता के रखा है कि 8 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आपने देखे होंगे। डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल एंड स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वेरिएबल यूज्ड इन प्रोग्राम। तो डेटा टाइप जो होते हैं एक कौन सा टाइप ऑफ, अगर एक वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब इंट नंबर इक्वल टू 10 अगर लिखूंगा, यहाँ पे जो इंट लिखा है ये डेटा टाइप है गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, आसानी होगी आपको थोड़ा सा जानने में, ठीक है। तो इसको मैं नीचे किसका दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंट नंबर इक्वल टू 10। एक जावा का सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया गाइस। यहाँ पे जो मैंने इंट लिखा है एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये कौन सा डेटा टाइप है, ये इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप है। और मतलब ये कंपाइलर को बताता है कि जो भी ये 10 है ये इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू है, इसकी मदद से पता चलेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा फ्लोट नंबर इक्वल टू 10.10, एफ लिखना पड़ता है फ्लोट के लिए, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तो ये कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू मुझे स्टोर करनी है ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ वैल्यू होने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसेस भी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स आर हैविंग डिफरेंट स्टोरिंग कैपेसिटी। अगर इंटीजर को स्टोर करना है तो 4 बाइट्स लगेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करना है तो 4 बाइट्स लगेंगे। और अगर आप स्टोर करना चाहते हैं कि मतलब समझ लीजिए, 1 सेकेंड गाइस, ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पे डेटा टाइप्स का मैंने मतलब आपको बता दिया है कि कंपाइलर को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, जो कि आप उसको पता चलता है डेटा टाइप की मदद से। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है और उसको डिफरेंट मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। तो इन सब की चीज़ों में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जान लेंगे, ठीक है। तो ऑल राइट, लेट अस मूव अहेड एंड डेटा टाइप्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। डेटा टाइप्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ब्रॉडली, ठीक है। तो एक हो गया पहला मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बट एक बात बता दो, जो भी डेटा टाइप्स हम बहुत ही पॉपुलरली यूज करते हैं वो सभी डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में भी 2-3 टाइप आ जाते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं या फिर अभी अरेज हो सकते हैं, वो भी सभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे 8 टाइप्स में। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो 8 टाइप्स है यही आपको यूज होने वाले हैं हर एक प्रोग्राम में, हर एक दिन, हर एक घंटा, ठीक है। तो इसके लिए इन सबको अच्छे से जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो प्रिमिटिव में पहला आता है गाइस बूलियन टाइप ऑफ डेटा। तो ये जो बूलियन है इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है, 1 बिट है। मेमोरी में कितनी जगह लेगा है, 1 बिट ऑफ जगह लेगा। तो बिट बाइट का तो डिफरेंस हमें पता है, एक बाइट जो होता है 8 बिट्स के समान होता है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये क्या है गाइस, ये पूरा स्क्वायर अगर मैं कंसिडर करूँ तो एक बाइट है। अगर इसमें एक एक जो घर मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको अगर मैं कंसिडर करूँगा तो ये एक बाइट है, ये एक बिट है, एक बिट है, ये भी घर एक बिट है, ये घर एक बिट है, ये घर एक बिट है। मतलब एक बाइट में टोटली 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स कंबाइन होकर एक बाइट होता है। तो ये समझ तो हम रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बूलियन होता है पहला डेटा टाइप, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 बिट है।
बूलियन में क्या होता है, ट्रू या फिर फॉल्स होता है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही बिट काफी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आइदर उसकी वैल्यू 0 होगी या फिर 1 होगी, तो इजीली हो जाता है। उसके बाद आता है गाइस कैरेक्टर। सिंगल कोट में एक एलिमेंट अगर डिफाइन करेंगे तो हम उसको बोलते हैं कैरेक्टर, और उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसको स्टोर करने के लिए कितनी मैक्सिमम जगह चाहिए, 2 बाइट चाहिए, तो 2 बाइट यहाँ पे हमें रिजर्व करनी पड़ती, मतलब 2 बाइट इसके लिए दी गई है यहाँ पे जावा की तरफ से। तो जैसे ही आप कैरेक्टर कह के डिफाइन करेंगे तो मेमोरी में 2 बाइट जो है खुले छोड़ दिए जाएंगे या फिर रिजर्व किए जाएंगे, ताकि जहाँ पे जो भी कैरेक्टर आप लिखोगे वो जाके स्टोर हो सके। उसके बाद बाइट आता है गाइस, ये भी एक डेटा टाइप है, इसका वैल्यू कितना है, जैसे कि 1 बाइट है, मतलब 8 बिट्स होते हैं इसमें, तो छोटी कोई वैल्यू है तो उसको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है शॉर्ट, इसका मेमोरी अलोकेशन मतलब मेमोरी कैपेसिटी कितना है, 2 बाइट है, ये बाइट से डबल है गाइस, ठीक है, बाइट से डबल है, इसका मतलब बाइट से भी कोई बड़ा वैल्यू है, थोड़ा सा बड़ा है, उसको अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इसको शॉर्ट की मदद से स्टोर कर सकता हूँ। ये हो गया शॉर्ट। और उसके बाद तीसरा मतलब नेक्स्ट आता है इंट गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा हम यूज कर सकते हैं यार। तो इंट का वैल्यू कितना हो सकता है, 4 बाइट, मैक्स टू मैक्स 4 बाइट इंट का वैल्यू हो सकता है, और यहाँ पे 4 बाइट्स को रिजर्व किया जाता है, मतलब 32 बिट्स को यहाँ पे रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लॉन्ग, जिसका साइज है 8 बाइट्स, जितना मेमोरी बड़ा मेमोरी यहाँ पे मतलब इंटीजर है 23 24 है, लेकिन 88 66 77 44 अगर ऐसा बड़ा इंटीजर है उसको हम स्टोर करना चाहते हैं तो इंट में नहीं को स्टोर कर सकते, उसको हम यूज मतलब और एक कीवर्ड चाहिए या फिर और एक डेटा टाइप चाहिए जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो है लॉन्ग। तो बड़ा है इंटीजर तो उसको आप लॉन्ग में स्टोर कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया लॉन्ग के बारे में। उसके बाद आता है फ्लोट, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम स्टोर करना है तो फ्लोट यूज करेंगे, और उसका साइज होता है 4 बाइट्स, जो कि इंट के बराबर है गाइस। और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट में भी 10.10 है तो इजीली हो जाएगा फ्लोट की मदद से, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है 10.101020202030, ऐसा मुझे एक 10-12 डिजिट को डॉट के बाद अगर स्टोर करना है तो फ्लोट के अकेले की बस की बात नहीं है। तो फ्लोट जावा बोलता है, हे बालक तेरे लिए मैं दूसरा यहाँ पे एक डेटा टाइप दे रहा हूँ जिसका नाम है डबल, तो इसको यूज कर ले, तो तेरी परेशानी यहाँ पे खत्म। तो डबल को हम यूज कर लेंगे, तो जिससे कि हम जो भी बड़े फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होते हैं उसको इजीली हम स्टोर कर पाएंगे। तो एक 8 होते हैं गाइस, ठीक है, इन 8 को हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यूज में पूछा जाता है बूलियन का वैल्यू कितना होता है, कैपेसिटी कितनी होती है, इंट की कितनी होती है, लॉन्ग की कितनी होती है। और यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आता है, और आप क्या बता सकते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चंस को आपको नहीं रटना है गाइस, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, क्वेश्चंस अपने आप आ जाएंगे, सॉल्व कर पाओगे बहुत इजीली, ठीक है। तो प्रोग्रामर बनना है यहाँ पे हमें, कोई मतलब रट के थोड़ी ना हमें कुछ ये कर रहा है, ठीक है। चलो यार उसको छोड़ेंगे। अब देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे, बूलियन ये तो याद रह जाएगा कि 1 बिट होता है, यस और नो। उसके बाद कैरेक्टर को याद रख लीजिए कि सिर्फ 2 बाइट है। उसके बाद एक सीक्वेंस है गाइस, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 आ जाएगा, 2 से फिर से 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 आ जाएगा, 4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 आ जाएगा। और ये जो 4 8 है, इंट लॉन्ग 4 है, 4 8 है, फ्लोट डबल 4 8 है। इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं यार। चलो ये तो आपके ऊपर है कैसे याद रखेंगे, और यूज कर करके यार याद आ ही जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या आता है गाइज, यहाँ पे स्ट्रिंग आता है और अरे आता है। ये दोनों गाइज यहाँ पे अभी के लिए हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो इतना ही काफी है, लेकिन इन अपकमिंग सेशंस में जरूर इसके बारे में और एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको लेंदी मतलब इन डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग्स और अरेज का तो हमें मीनिंग पता ही है, स्ट्रिंग्स डबल कोट्स में हम डिफाइन करेंगे, अरे जो है स्ट्रिंग्स की तरह होते हैं, लेकिन डबल कोट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 ब्रैकेट्स लगा के इसको डिफाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे मैनिपुलेशंस अरेज पे होते हैं, एलिमेंट्स को फेच करना, एलिमेंट्स को ऐड करना, 2 को मतलब 2 अरेज को हम जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत सारा लॉजिक जो है अरे पे छुपा है गाइस। तो इनके बारे में और डिटेल में मैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में ज़रूर
मतलब डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भी बेसिक्स में एक बिगनर के लिए था, इसको मैंने बता दिया है। तो बेसिक्स अभी ओवर नहीं हुए गाइस, अभी सेशन मतलब चलो 1.5 आवर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो मैंने बेसिक्स यहाँ पे बताए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी जगह पे ऐसे बेसिक्स मिल जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक मतलब एक 10-20 मिनट में सब लोग बता देते हैं कि चलो ये चीज़ें बस हो गए। लेकिन मैंने सोचा एक ऐसा सेशन होना चाहिए जहाँ पे पूरे बेसिक्स को इन डेप्थ हमें कवर करना चाहिए, जिससे कि जो भी आपका बेसमेंट एक प्रोग्रामर के लिए बेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है गाइस। अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो आप कोई भी प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको इजीली लिख सकते हैं। तो इसके लिए बेसिक ज़रूर आप अपने अच्छे तो मतलब अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। और इसके आगे वाला पार्ट मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कैसे एक पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आप लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे और भी कीवर्ड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। इफ हो गया, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, उन सबको और एक सेशन में मैं कवर कर लूँगा पूरा इसी तरह का। और एक घंटे का सेशन होगा वो भी, और वहाँ पे मैं पूरा और एक नेक्स्ट पार्ट में पूरा बेसिक्स खत्म कर देंगे गाइस। उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद सैम्पल प्रोग्राम होंगे, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स होंगे। उसके बाद एक हैकर रैंक वाले प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अरे रोड मैप होगा गाइस हमारा कि अच्छा प्रोग्रामर, एक इंटरव्यू को क्रैक करने वाला प्रोग्रामर कैसे हम बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल यार सब्सक्राइब कर दो, आपकी भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। So that's all in this video guys, see you in the next one, bye bye।